हेलो। तो चैप्टर 7 एवोल्यूशन, विकास, और इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, डार्विन चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसमें जो आंसर में क्या दिया हुआ है, रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध प्रतिजैविक अत्यंत प्रभावी होते हैं, किंतु किसी नए प्रतिजैविक के विकास के 2-3 वर्ष पश्चात 2-3 साल बाद नए प्रतिजैविक प्रतिरोधी समष्टि में प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी एक जीवाणु बीय समष्टि में एक या कुछ ऐसे जीवाणु उत्पन्न युक्त होते हैं जो उन्हें प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधी जीवाणु तेजी से गुणन और उत्तरजीविता करने लगते हैं, अर्थात तेजी से फैलने लगते हैं, गुणन करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं और फैलने लगते हैं। शीघ्र ही प्रतिरोधिता प्रदान करने वाले जीन दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधिता जो प्रदान करते हैं एंटीबायोटिक जो जीन होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। संपूर्ण जीवाणु समष्टि प्रतिरोधी बन जाते हैं। कुछ इस अस्पतालों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी पनपते रहते हैं क्योंकि वहाँ प्रतिजैविकों का अत्यधिक प्रयोग होता है। प्रतिजैविकों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा जो है, समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों के विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जीवाश्म जो होते हैं चट्टानों से प्राप्त आदिकालीन जीवधारियों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अवशेष या चिन्ह होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अर्थात जीवाश्म विज्ञान में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवधारियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। अवशेषों का अध्ययन होता है यहाँ पर। जीवाश्म और वैज्ञानिकों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि जिस काल में किस प्रकार के जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित थे, चट्टानों और पृथ्वी की परती में दबे जीवाश्मों को खोदकर निकाला जाता है। इन चिन्हों में अवशेषी से जीवधारी की संरचना की परिकल्पना की जाती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करके जीवाश्मों की अनुमानित आयु की ज्ञात कर ली जाती है। अतः वैज्ञानिक जीवाश्मों को जैव विकास के सशक्त प्रमाण मानते हैं। जीवाश्मों के प्रति के सबसे परिचित उदाहरण कौन कौन से हैं, आर्कियोप्टेरिक्स तथा डायनासोर होते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। क्या थे, सरीसृप थे। मीसोजोइक युग में इनका पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित हुआ था। इस युग को सरीसृपों का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। विभिन्न भिन्न आयु के चट्टानों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारियों के जीवाश्म पाए गए हैं जो संभवतः उस चट्टान के निर्माण के दौरान उसमें दब गए होंगे। ठीक है, वे विलुप्त जीवों को प्रतिनिधित्व करते थे। जो विलुप्त जीव हो गए हैं उनको बताते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जीवाश्मों को स्वरूप बदलता रहा है। इथोपिया तथा तंजानिया से कुछ मानव जैसी अस्थियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मानव पूर्वजों के जीवाश्मों से मानव विकसित विकास का इतिहास ज्ञात हुआ है।
ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए। तो प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा यह है कि प्रजाति आकार की रूप से प्रथम और प्रजनन रूप से विलगित व्यष्टियों की एक या ज़्यादा प्राकृतिक समष्टि होती है जो एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती हैं और आपस में एक दूसरे के बीच स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं। मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता कीजिए। संकेत, मस्तिष्क, साइज और कार्य, कंकाली संरचना, भोजन में पसंदगी आदि। लगभग 16 बिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस प्राइमेट्स विद्यमान थे। इनके शरीर पर भरपूर बाल थे। ये गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे। इनमें मानवीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए जीवाश्म प्राप्त हुए। इनसे ये स्पष्ट होता है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे वानर गण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये लगभग 4 फुट लंबे थे और सीधे खड़े होकर चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिसिन अर्थात आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में विचरण करता था। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव जैसे कि प्राणी के रूप में जाना जाता है। होमो हैबिलिस को, ठीक है। होमो इरेक्टस के जीवाश्म लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। इसके अतिरिक्त जावा मैन, कपिमैन और एटलांटिक मानव आदि आते हैं। प्लीस्टोसीन युग के अंतिम काल में होमो सैपियंस वास्तविक मानव ने होमो इरेक्टस के साथ स्थान ले लिया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन और वर्तमान मानव आते हैं। मानव विकास के विभिन्न घटक। विकास के अंतर्गत उपार्जित निम्नलिखित विशिष्ट घटकों के कारण होता है। द्विपादप चलन, बाइपेडल लोकोमोशन, मानव पिछली टांगों की सहायता से चलता है। अग्रपाद अन्य कार्यों के उपयोग में आती है। पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं इसलिए इन्हें परिवर्तित हुए। सीधी मुद्रा, इसके लिए निम्नलिखित परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन हुए जिससे ये सीधी मुद्रा में आ गए, इरेक्ट पोस्चर में आ गए। टांगें लंबी होती हैं, धड़ छोटा पक्ष चौड़ा होता है। कशेरुक दंड में लंबा कोशिकाओं की संख्या 4 से 5 होती है। त्रिक कशेरुकाएं समेकित होती हैं। कशेरुक दंड में कटी आधान होता है। लंबर कर्व होता है। सोनी मेखला चिलमचीनुमा होता है। बेसिन शेप्ड होता है। खोपड़ी कशेरुक दंड पर सीधी खड़ी होती है। महारंध्र नीचे की ओर होता है। महारंध्र का नीचे की ओर होता है। चेहरा, मानव का चेहरा उभर कर सीधा होता है। ऑर्थोग्नेथस कहते हैं। मानव में भौहें उभार हल्के होते हैं। दांत सर्वाहारी होने के कारण अवशिष्टीकरण होते हैं। 32 इनकी संख्या होती है। मानव पहले शाकाहारी था, बाद में सर्वाहारी हो गया। मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो गए। अंगूठा सम्मुख या अपोजेबल हो जाने के कारण वस्तुओं को पकड़ने और उठाने की क्षमता में विकास हुआ। मस्तिष्क और कपाल क्षमता, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क सेरिब्रम और सेरिबेलम सुविकसित होता है। कपाल क्षमता 450 सीसी होती है। शरीर के भार और मस्तिष्क के भार के अनुपात सबसे अधिक होता है। मस्तिष्क के विकास के होने के कारण मानव का बौद्धिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गया। इसमें अक्षरबद्ध वाणी और भावनाओं की अभिव्यक्ति कर चिंतन, नियोजन, तर्कसंगतता से की अपूर्ण क्षमता होती है। बाइनोकुलर विजन, द्विपाद गमन के फलस्वरूप इसमें द्विनेत्री, बाइनोकुलर और स्टीरियोस्कोपिक त्रिविमदर्शी दृष्टि पाई जाती है। जनन क्षमता में ब्रीडिंग कैपेसिटी में कमी
शरीर पर बालों की कमी, ग्रहण शक्ति में कमी, श्रवण शक्ति में कमी आदि अन्य विकासीय लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता कीजिए कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना संचेतना थी। तो उत्तर है इसका प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है। तथा कथित उपयुक्तता प्राणी की विशिष्टताओं पर निर्धारित होती है जो वंशानुगत होती है, अतः चयनित होने पर और विकसित विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि वे जीवधारी प्राणी प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने से बेहतर अनुकूलित होने चाहिए। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होनी चाहिए। अनुकूलन के लिए प्राणियों के आत्म संचेतना संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अनुकूलनशीलता और प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम उपयुक्तता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक प्राणियों के मानवेतर आत्म संचेतना सेल्फ कॉन्शियस पाई जाती है। इंटरनेट अंतरजाल तंत्र संसाधनों का उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदार सूची निम्नलिखित है। आधुनिक प्राणी मेढक सदृश, आधुनिक उभयचर शीलाकेंथ, आधुनिक सरीसृप जो है वो सेमोरिया, जोड़ीदार विलुप्त प्राणी सेमोरिया। आज का आधुनिक पक्षी आर्कियोप्टेरस, पहले का आर्कियोप्टेरस विलुप्त हो चुका है। होमो सैपियंस सैपियंस क्रोमैग्नन में जो विलुप्त हो चुका है। घोड़ा इक्वस और इसे इयोहिप्पस कहते हैं। कंगारू आज है तो पहले प्रोटोथीरिया स्तनी था। आज उड़न गहरी है तो पहले उड़न फैजलर था। आज शिशुधानी चूहा है तो पहले चूहा था। आज चींटीखोर है तो पहले नम्बेट था। आज लीमर है तो पहले धब्बेदार कस्कस था। ठीक है, तो ये आधुनिक प्राणी हैं जो पहले विलुप्त हो चुके प्राणियों में किस प्रकार थे, उन्हीं के जैसे ही थे वो हमने बताए। विविध जंतुओं का पौधों का चित्र बनाइए। तो ये चित्र है, आप देख लीजिए। जो कुछ पौधे हैं, यूलोथ्रिक्स, मशरूम, मॉस, फर्न, पाइनस। 8वां क्वेश्चन है अनुकूलनी विकिरण से के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। तो अनुकूलनी विकिरण क्या होता है, पहले एडेप्टिव रेडिएशन देख लीजिए। एक विशेष भूगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से आरंभ होकर अन्य भूगोलिक क्षेत्रों से तक प्रसारित होने को अनुकूलनी विकिरण कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्क्सपियल संशोधनी प्राणी विकिरण। देखिए मार्सुएल विकिरण में क्या होता है, मार्सुएल जो थे पहले उनसे ही टाइगर कैट का विकास हुआ, उन्हीं से ही बैंडेड एंटीटर का विकास हुआ, आंटीटर का। और ये हैं मार्सुपियल रैट का विकास इनसे हुआ। कंगारू का विकास इन्हीं से हुआ। ऑस्ट्रेलियन बॉम्बैट का विकास इनसे हुआ। बैंडिकोट का विकास इनसे हुआ। कोयला का विकास इन्हीं से हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार सुगर लैडर का विकास इन्हीं से हुआ। तास्मानिया वॉल्फ का विकास इन्हीं से हुआ। ठीक है, मार्सुपियल मूल का विकास इनसे हुआ। कोयला का विकास इनसे हुआ। तो ये सब का विकास क्या मार्सुपियल रेडिएशन से ही हुआ है, मार्सुपियल्स प्राणियों से ही हुआ है। अधिकांश मार्सुपियल्स एक समान पूर्वज से विकसित हुए। सभी मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप से विकसित हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं या कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इवोल्यूशन कहते हैं। प्रश्न 9 आता है। अब प्रश्न 9 में क्या दिया, क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं। मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कह सकते हैं क्योंकि होमो सैपियंस की जनक प्रजाति प्रगामी विकास द्वारा एच हैविलिस एच इरेक्टस वंशज से विकसित हुई हैं।
विभिन्न संसाधनों जैसे कि विद्यालय का पुस्तकालय या इंटरनेट तथा अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े की विकसीय चरण होंगे। तो जानवर के जो विकसीय चरण हैं वो हम आपको अब बता देते हैं कैसे कैसे हैं। देखो ये हैं 5। घोड़े का उद्भव 60 करोड़ वर्ष पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में योसीन युग में हुआ था। तो ये हमेशा याद रखना है, योसीन युग में हुआ था। यो हिप्पस, इसका उद्भव योसीन युग में हुआ था। इस योसीन युग में हुआ था। का इस युग का घोड़ा लोमड़ी जैसा था, 30 सेंटीमीटर ऊंचा था, सिर गर्दन अतन छोटे थे, पत्तियां घास आदि खाता था। इसका अग्रभाग 4 क्रियात्मक उंगली युक्त क्रियात्मक उंगली युक्त था तथा परंतु पश्चपाद में सिर्फ 3 उंगलियां ही थीं। मियोहिप्पस ये ओलिगोसीन युग का है। कौन से युग का है? ओलिगोसीन युग का है। इसका आकार भेड़ जैसा था। ये अग्र और पश्चपाद तीन तीन उंगलियां हैं। मध्य वाली उंगली अपेक्षाकृत छोटी सब ज़्यादा बड़ी थी, जो संभवतः शरीर का बोझ सहन करती थी। मैरी चिप्पस मायोसीन युग का है और ये वर्तमान के टट्टू जैसा ऊंचा था और ये इनमें टांगों में 3 3 उंगलियां थीं। सिर्फ मध्य उंगली ही पृथ्वी तक पहुंचती थी। वह अन्य तेज दौड़ सकता था वह तेज दौड़ सकता था। प्लायोहिप्पस ये चौथा है प्लायोहिप्पस। ये प्लायोसीन युग का घोड़ा है। ये 1 उंगली वाला घोड़ा था। और 5वां है इक्वस। ये प्लास्टोसीन युग का है और इसकी ऊंचाई 1.50 मीटर थी। 1.5 मीटर थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं चैप्टर नंबर 7 के एवोल्यूशन के। और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 8 एवोल्यूशन नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 अगले चैप्टर में देखेंगे।